केस किंग डील की पूरी कहानी, कुछ सुलगते हुए सवालों के जवाब। ब्रांड मशीन और कवि के बीच का फासला। देखिए मां के दिए हुए 2000 कर्ज की पूरी कहानी। यारों का यार और कंप्लीट फैमिली मैन। हेलो, वेलकम टू गेम चेंजर विद एमजे। आज हम आ पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में हम आपसे ऐसी शख्सियत की मुलाकात कराने वाले हैं जिन पे ये दो लाइनें बड़ी फिक्स बैठती हैं, जो इस प्रकार है। हमने जब भी पंख खोले उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए आसमानों के लिए। जिनको प्यार से ब्रांड मशीन भी कहा जाता है। अगर मैं उनके ब्रांड्स के नाम लेने जाऊं तो हो सकता है मुझे सुबह हो जाए। मैं आपका सीधा मुलाकात कराता हूं डॉक्टर संजीव जुनेजा से। आपको स्वागत है संजीव जी। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपकी जर्नी रही है काफ़ी इंस्पिरेशनल है, बट उसके जर्नी के पीछे का एग्जैक्ट फाउंडेशन कब हुई, उसके जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं एक ही लाइन शुरुआत करना चाहता हूँ कि 2 रुपये थे, निरमा वॉशिंग पाउडर था और दादाजी का समर वेकेशन का घर। इसके पीछे की स्टोरी क्या आप बताइए। तो पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा एमजे आपकी, कि मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये वाक़या सिर्फ एक ही जगह कहीं ये ज़िक्र किया है, और आपने इतनी बारीकी से चीज़ों का अध्ययन किया कि आज पहली बार मुझसे सवाल पूछा गया है कि किस तरह से। तो मैं जो ज़िक्र कर रहा था, मैं उसी तर्ज पे मैं ये चीज़ साझा करता हूँ कि जैसे जब आप पैदा होते हैं तो ईश्वर आपको एक नेक दे के भेजता है। आपको पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या गुण हैं या कैसी चीज़ें हैं, वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। तो वो वाक़या इस तरह से था कि जब हम छोटे होते थे, मेरे जो दादा का परिवार है वो पटियाला से है, तो हम लोग अम्बाला रहते थे। तो उस समय हमें मतलब दादाजी के घर पे भेजा गया, मेरे दादा दादी के घर पे। जब मैं वहाँ गया पटियाला, तो वहाँ पर भी यही हुआ कि हाँ जी जाओ थोड़ा वॉशिंग पाउडर ले आओ। तो 2 रुपए दिए गए, तो चीज़ें ऐसे 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये दे के चीज़ें घर के राशन लाया करते थे। तो वहाँ जब मैं गया तो वॉशिंग पाउडर मांगा, तो उसने एक निरमा का पैकेट था, वहाँ से वो इस तरह से निकाला और एक कागज़ पे बांध के दे दिया। तो बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे की क्यूरियोसिटी को लेके मैं यहाँ एक चीज़ एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि जब वो बच्चा देखता है, वो कोई भी हो सकता है, जब वो बच्चा देखता है कि ये एक क्या चीज़ है जो उसने निकाल के दी, ये निरमा, ये तो अम्बाला में भी यही है, सेम है, यही चीज़ है, तो वो यहाँ और यहाँ दोनों एक जगह कैसे पहुँच गया। और वो जो टीवी में जया सुषमा ये जो आ रहा है, वो कौन दे रहा है, वो ये वाला आदमी दे रहा है या वो वाला आदमी दे रहा है। तो वहाँ से आप में जिज्ञासा शुरू हुई, आप समझना चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ें, एक जो एफएमसीजी के बाज़ार में, आई थिंक ये पहला विचार था जो मेरे दिमाग में आया होगा। और बड़ी कम उम्र थी मेरी उस टाइम, शायद 5-6 साल 7 साल ही उम्र होगी, 7-8 साल होगी, अच्छी तरह याद नहीं। पर दादाजी आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े वैद्य भी थे, तो ये फाउंडेशन वहीं से आ रही है आपके, जो आप पहुंच चुके हैं जहाँ भी हैं आज। हाँ देखिए, हम ना शायद उर्दू या पंजाबी का वर्ड है हुद्दा, उसमें क्या है कि एक कुछ सर्टेन बुक्स पुराने ज़माने से चला होती थी जिसमें कुछ आपको नुस्खे लिखा होते थे। तो नुस्खे आप किस तरह से, आप सोसाइटी में उस टाइम क्या है कि जैसे जिस गांव में जिस समाज में आप रहते हैं, तो सोसाइटी में आप वो नुस्खे दिया करते हैं, लोग बेनिफिटेड होते हैं। तो यही इस तरह से चिकित्सा पद्धति थी जो चला करती थी। तो किताब थी, हमारे जो दादाजी, उन्होंने जो अपने जीवन के अनुभव से चीज़ें सीखी, अपनी एजुकेशन से जो चीज़ें सीखी, तो पिताजी ने मेरे फिर जीएमएस की, ही वाज आल्सो ग्रेजुएट डॉक्टर, और उसके बाद शुरुआत हुई। अपने फादर साहब के बारे में कुछ बताइए, कितना आपकी क्लोजनेस बॉन्डिंग थी उनके साथ। सो मनोज जी, मेरे फादर, देखिए हर एक को फादर उनके आइडियल होते हैं। मैं थोड़ा मैं ज़्यादा आपके आँख में पानी देख पा रहा हूँ अभी। हाँ जी, मैं थोड़ा ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे फादर मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। मैं तो कहूँगा कि शायद मैं दोस्ती, सबसे बेहतर दोस्त मेरे फादर ही थे, और वो थोड़े एडवांस थे, हेटेरोडॉक्स थे, चीज़ों को समझते थे बच्चों को, और बड़े कैपेबल थे। उनका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा था, बात बड़ी अच्छी तरह से करते थे, लॉजिकल बात करते थे, तर्कवादी थे। तो इंस्टीट्यूट थे वो। तो मैं खुशकिस्मत था कि मैं छोटी उम्र में उनके सानिध्य में रहा, और वो चीज़ें जो शायद सीखने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, मैं ऑब्ज़र्व करके सीखता रहा। बट मुझे लगता है कि शायद हर कोई अपना कोटा लिखवा के आता है कि मैं जितनी मोहब्बत, जितना प्रेम, जितना सानिध्य उनका, एक उम्र में जब वो गए, मैं सिर्फ 23 साल का था, अप्रैल 99 में, और
वो गए भी ऐसे सडन, मतलब उनका था कि आई वांट टू गो इन माय बूट्स, उसी तरह से गए। और बड़ा लाइफ का ऐसा रफ पैच है, उसे बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहते। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि अपने फैमिली में वो आपके पिता हैं, माता हैं या कोई और सखी सखा संबंधी हैं, जब आप किसी की ओर नज़र उठा के देखते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको सीखें भी और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें। और कहने की बात है जी कि आज अगर 1999 की बात करें, 24 वर्ष हो गए, पर इन 24 ईयर्स में कोई ऐसे दिन में ऐसे 2 घंटे भी नहीं गए होंगे जब उनके बारे में ज़िक्र ना हो, जब उनको मैंने याद ना किया, बिकॉज़ ही इज़ माय रूटीन। मैं जब सुबह उठता हूँ तो पहला चित्र उनका देखता हूँ। जब आपके फादर साहब गए, आपकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी, और 23 साल में तो किसी को पता नहीं होता कि करना क्या है लाइफ में आगे। और उस समय आप घर के अकेले कमाने वाले मेंबर थे, एक तरफ आपकी छोटी बहन और मदर। तो आपने उस समय हाउ डू यू पिक्ड अप योरसेल्फ, आपने कैसे पिकअप किया अपने आप को? क्या वो फादर साहब का सपना था कि एक बहुत बड़ी कंपनी मेरा बेटा बनाएगा? क्या था उस समय आपका दिमाग में, और कैसे स्थिति को आपने संभाला? देखिए, सपना सपना थोड़ा एक डीपर वर्ड है, क्योंकि सपना और ख्याल में बड़ा कम अंतर है। कुछ ख्याल होते हैं, कुछ सपने होते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल था, हमारा लाइफस्टाइल इतना था कि हम ज़िंदगी जो चल रही है उससे बहुत आगे की कल्पनाएं नहीं करते थे, बहुत आगे की चीज़ें नहीं देखते थे। हम आज में जीते थे, वो हमारी लाइफ की फ़िलॉसफी थी, जो कि आज भी मेरी फ़िलॉसफी वही है। आज से पूरा जस्टिस करते थे। और हाँ, उनको ज़रूर था कि, और उन्हें यकीन था कि जो मेरा बेटा है ये ज़िंदगी में आगे करेगा, क्योंकि मैं बड़ी छोटी उम्र में मेरी बात को सुना जाता था। बड़े सीरियस सब्जेक्ट्स पे मेरी बात सुनी जाती थी। तो मैं उनकी आंखों में देखता था, उन्हें लगता था कि हाँ, संजीव जो है ये ज़िंदगी में कुछ करेगा, ऐसा उन्हें यकीन था। बट दुर्भाग्य से वो साथ नहीं रहे, वो देख नहीं पाए। जब आपके फादर साहब गए तो आप उस समय वैष्णो देवी में थे, ऐसा ये सच है? तो उस समय आखिरी समय में आप साथ में, उस समय में आपने महसूस नहीं किया उनके साथ? तो आपको लगा कि मुझे रहना चाहिए था उस समय, या मिस कर गया मैं? मन में आज भी आता हो कुछ? एक्चुअली मेरे फादर को उनको कोई आर्म इंजरी हुई थी, फ्रैक्चर हुए थे। ही वाज एक कार्डियक पेशेंट, डायबिटिक थे। तो जब वो ठीक हुए तो हम उसके शुक्राना के लिए वैष्णो देवी गए थे, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे मामा जी, पूरा परिवार हमारा। मेरे मोम और मेरे फादर घर पे थे। मेरी उनसे बात हुई, जब मैं ट्रेन से गए थे तो पठानकोट में उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने सोचा कि इसको टेंशन ना हो, तो उन्होंने बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब हम पहुंचे घर पर, तो ऑटो से घर पहुंचे थे, तो घर की, हम रात को 2 बजे के करीब पहुंचे, तो बाहर एक वो लाइट जल रही थी। घर का वो बल्ब रात को बंद कर देते हैं, तो बाहर वो बल्ब जल रहा था। तो वहीं से चिंता हुई कि ये पहला, कि ये क्यों ये चल रहा है ये बल्ब इस टाइम। तो एक ऑल ऑफ सडन एकदम से पता चला कि आपके फादर नहीं रहे। तो उसमें 2 या 3 चीज़ें ज़िंदगी में, पहला तो एक ऐसा डर, जो एक ऐसा डर हकीकत में हो गया, जो बच्चे के मन का डर होता है। दूसरा ये लगा कि अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं। द वेरी फर्स्ट मोमेंट ये लगेगा अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि, पहले तो ये था कि कितनी पेन में गए हैं, ठीक है? फिर मेरे को ये था कि अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं अपने लिए वो हूँ। जिनके लिए मुझे दुःख था, उनको तो तकलीफ़ नहीं है, वो तो दुःख से परे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये फूल जो मुझे विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरे ये फूल जो मुझे विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह, सुपर। तो ज़िंदगी हुआ कि कुछ चीज़ें आपकी अपनी हैं, आपकी पर्सनल हैं, आपके साथ हैं। खैर, मैं अब इस हैवी कन्वर्सेशन आपको थोड़ा लाइट कन्वर्सेशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं निभा सकता, कोई वापस नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। बट आपने अपनी मदर से एक कर्ज लिया था 2000 रुपये का, अगस्त 1999 में। क्या वो कर्जा वापस हुआ? हाँ जी, वो कर्ज़ा मुझे लगता है कि वो इतना बढ़ चुका है अभी, और हमारी तो औकात नहीं है कि हम वापस लौटा पाएँ।
और हम मजाक भी करते हैं, छेड़ते भी बहुत हैं। पर वो 2000 का किया क्या आपने? उसको बड़ा पॉजिटिवली इन्वेस्ट किया और उन्हीं के आशीर्वाद से और बाकी फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेयर से तो वो जो बीज लगाए थे वो फल दे रहे हैं। यूएसए गार्डन का एक किस्सा है अम्बाला का। 2011 में वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वर्ल्ड कप के दौरान आप सारे दोस्त लोग इकट्ठे हुए, तो उस समय किसी वेटर को किसी ने बहुत चिल्लाया कस के कि खाना अच्छा नहीं बनाया तुमने। somebody was scolding the waiter, पर आप उठे सबके साथ, सबके सामने, और उसको गले लगा लिया। ये क्या है? मतलब इज दैट द रियल संजीव जोनेजा जो आप करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को जो टच करते हैं लाइफ में, जाके वेटर को गले लगा लेना? आई थिंक ये आपके दोस्तों यारों को आज भी याद है। इसके वो किस्सा आपको अगर आपके जहन में याद आ रहा हो 2011 का वर्ल्ड कप का, यूएसए गार्डन अम्बाला। मुझे लगता है कि जब कोई किसी को ह्यूमिलेट कर रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं कि किसी को ऐसा लगे कि आप देखिए, आप एक होता है कि आप डिस्प्ले में बिलीव कर रहे हैं, आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं, वो और बुरा है। तो मुझे लगता है कि शायद किसी कोने में साइड में मेरा एक आदत है कि जो लोग चाहे आज भी मेरे आसपास हैं, जो मेरा स्टाफ है, मेरे ड्राइवर्स हैं, मेरे गार्डनर हैं, मेरे पियून हैं, मेरा उनके प्रति आज भी झुकाव ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मेरी एक स्माइल, मेरा एक जेस्चर, मतलब जो है उनको कितने लोग हैं जो इसके लिए मेरे इतने नज़दीक हैं, और मुझे खुद अच्छा लगता है। आपके एक मित्र हैं दिल्ली में जो आपके एक समय में बिजनेस एसोसिएट भी थे और अभी भी हैं, तो उन्होंने ना बात करते करते मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपके बारे में। उन्होंने कहा कि जब मैं अपना बिजनेस चालू कर रहा था एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, और मैं उनके पहले से काम करता था, तो सबसे पहला चैलेंज था कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे क्रेडिट कौन देगा मार्केट में, मुझे उसकी एवज में उधारी कौन देगा। तो उन्होंने कहा कि पहला एक आदमी था, एक शख्स था, उसने कहा कि मैं अपनी उधारी और दूसरों की उधारी भी दूंगा, तू बिजनेस चालू कर। ये लैंडिंग सपोर्ट आपके अंदर आज भी है कि अपने दोस्त यारों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े? हाँ जी, मुझे ये लगता है मनोज जी कि देखिए, आपने किसी को वादा किया तो ये आपकी योग्यता नहीं है, सामने वाले की योग्यता है कि उसने आपका वादा कमाया। तो ये उनका जेस्चर है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। जबकि मैंने उन्हें ये प्रॉमिस किया था कि हाँ जी, आप, वो कहते हैं वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सबको बताना भी चाहता हूँ कि जिन जेस्चर्स को आप जिंदा देखना चाहते हैं उनकी कदर करना शुरू करें। जिस आप बेल को चाहते हैं कि आगे बढ़े तो उसका सहारा बने। तो ये ऐसा किया जाना चाहिए और इससे आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। जब आपकी संजीव फार्मा की शुरुआत हुई 2001 में, तो आपका वो डोर टू डोर जाना, दुकान तो दुकान जाना स्कूटरों में, वो स्ट्रगल के दिन आपको याद भी याद है? हाँ जी, हाँ। तो किसी शायर ने कहा है कि जिद तो उसकी है जो तकदीर में लिखा ही नहीं। और दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि अपना क्या कहें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ भी होगा, नया तजुर्बा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अपना कर्मा तो करना ही चाहिए। जहाँ तक आपने डोर टू डोर जाने की, क्या ये बातें इतनी बार हो चुकी हैं। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, और बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो मेहनत है उसको ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें, और जब भी जाएं तो मुझे लगता है कि सामने वाला जिसके साथ आप खड़े हैं उससे कुछ सीख सकते हैं। वो किसी ना किसी मायने में, किसी ना किसी तरह से आपसे श्रेष्ठ तो होगा जिंदगी के। आप खुद आप भी हो सकते हैं, बट सामने जिससे आप बात कर रहे हैं आप उससे क्या सीख सकते हैं। अगर आप में ये कला नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने हमेशा कहा है कि आपके पोर्टफोलियो में एक हीरो ब्रांड होना चाहिए, और ये हीरो ब्रांड आपकी पहली स्पॉटिंग आपने की केस किंग से, जो आपके पोर्टफोलियो में था। तो केस किंग के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि लोगों ने कहा है कि जब आप नहा रहे थे आपके बाल झड़ने लगे, आपने देखा कि मेरे बाल चले जाएंगे तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए। दूसरी कहानी ये है कि आपने बचपन से दादी नानी को देसी घी लगाते देखा था बालों में। कहानी क्या है? केस किंग की उत्पत्ति हुई कैसे इन्वेंट हुआ वो? आज मैं चाहता हूं कि आप सही चीजें बताएं, राज खोल दें कि कैसे आया, कि बाल झड़ने के कारण आया था कि कैसे था ये? तो मेरे बालों को देख के आपको लगेगा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आई वांट टू नो द रियल स्टोरी बिहाइंड केस किंग। हाँ, नहीं देखिए, कई बार क्या है कि कुछ जो
फिल्मी लोग हैं, फिल्मी एपिसोड भी बनाते हैं, तो थोड़ा अपना इमेजिनेशन, थोड़ी कल्पनाएं भी हो जाती हैं, कोई इसमें बुराई नहीं। और चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं तो लोग देखते भी हैं। आई एग्री। हाँ, तो बाल झड़ना जो है वो एक हेयर फॉलिंग एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो दुकानों पे मिल जाए, जिसे आसानी से ख़रीदा जा सके, जिसकी प्रोडक्ट को अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो, आदमी खरीद पाए, मिडिल क्लास आदमी भी खरीद पाए, जिसकी एप्लीकेशंस अच्छी हों, जिसकी अरोमा अच्छी हो, जिसे कस्टमर प्राउड से अपनी टेबल पे रख पाए। तो ये बड़ी सारी चीज़ों का मिश्रण है। एक फेमस कहानी है कि आपने कैसे जूही चावला के घर जाके उसको कन्विंस किया कि आप ये प्रोडक्ट को इंडोर्स करें, एंड ऑब्वियसली शी वाज नॉट रेडी टू डू इट इनिशियली। जो आपका स्टाइल रहा कि आपने हर ब्रांड जिन्होंने भी इंडोर्स किया, चाहे जावेद अख्तर हो, अजय देवगन हो, आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हायर की, रवीना टंडन है, उर्वशी रतुल्ला है, मैं नाम लेने जाऊंगा तो आई थिंक समय कम हो जाएगा, राजू श्रीवास्तव हो गया। तो पहला आपने जूही चावला को अपने ब्रांड्स दिए 3-4 चीज़ें बॉटलें यूज़ करने के लिए, आप यूज़ करिए, आप कन्विंस हैं तो आप फिर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। Was that a real good strategy for you? How did you do it? दिस इज नॉट अबाउट द स्ट्रेटजी, दिस इज अबाउट द बिलीफ। Belief. मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी सोच ये थी कि देखिए, कोई एक्टर कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, जब वो एक्टिंग कर रहा होता है तो एक्टिंग कर रहा होता है। जब वो किसी चीज़ को सच में मानता है तो बात अलग हो जाती है। तो जब मैं उनके घर गया था, तो क्योंकि बातें में हुई, तो उनको जब मैंने अपने प्रोडक्ट मैंने उन्हें ऑफ़र किए, मैंने कहा कि मैम ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और एक बार आप इसे एक्सपीरियंस कीजिए और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो शायद उन्हें मेरी बातों में एक सत्यता लगी और उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने उस सभी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया। ये केस किंग की जो डील हुई आपकी, इमामी ने एक्वायर किया, 300 करोड़ का टर्नओवर और 1651 करोड़ मिला एंड ऑल ऑफ दैट, सबको पता है, ये पब्लिक डोमेन में है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये डील तो आपने करके मतलब इंडिया में एक बिलीफ जगाया। ये आपसे पहले एक पारस की डील हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपकी डील थी, तो लोगों को, ब्रांड ओनर्स को ये बिलीफ हो गया कि हाँ हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपने एक एग्जाम्पल सेट किए। बट मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। आपकी उम्र लगभग 38 साल की थी उस समय जब आपने ये डील करी। एक ऐसा आदमी जिसके बैंक में 1700 करोड़ आ जाए अचानक से, 38 साल की उम्र हो, दिमाग नहीं खराब हो जाता आदमी कि अब मैं क्या करूँगा? उस रात में आपके दिमाग में क्या थॉट आया जब आप डील करके आए? सो मनोज जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट क्या है लाइफ का। तो मुझे तो वो एक अपनी जिम्मेवारी लगा, मुझे वो एक कर्मा लगा। देखिए, मेरी लाइफस्टाइल उससे पहले भी वही थी। ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा रिमार्केबल चेंज हो गया। मैं उससे पहले भी जब ट्रैवल करता था, जब जिन होटल्स में रुकता था, जिन एयरलाइंस फैसिलिटीज़ को एंजॉय करता था, जो मैं जिस तरह से अपनी लाइफ को मैं चेरिश करता था, वो तो पहले भी वैसा ही था, उसके बाद भी वैसा ही था। नंबर में मैं बहुत बिलीव नहीं करता। हाँ, मुझे ये लगा कि नाउ आई हैव टू डू जस्टिस विद दिस थिंग। जो ये चीज़, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, इसके साथ मैंने जस्टिस क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि वो माइंड पे इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी ग्रीड नहीं थी, वो कर्मा था। वो एग्जिट इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। True. वो मेरे ब्रेन बेबी के लिए अच्छा था। दूसरी बात ये कि जो जिम्मेवारी मेरे पे आई, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, तो मुझे वो योग्यता की ओर, मुझे उस एबिलिटी की ओर, स्किल की ओर अपना ध्यान देना है, अपने आप को ग्रूम करना है। और आज कई सालों के बाद मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जस्टिस किया। आपके अभी संबंध अग्रवाल साहब इमामी के साथ कैसे हैं? क्योंकि मीडिया के कुछ सेक्शन में एक रिपोर्ट आई जिसका मैं चाहूँगा कि आज आप थोड़ा इसमें क्लेरिफिकेशन दीजिए कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेंट्री की एक खबर आई थी जिसमें अग्रवाल ब्रदर दे वर नॉट हैप्पी। उन्होंने पब्लिकली भी आके बोला कि जब ये डील हुई, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मीडिया का काम है एम्पलीफाई करना। आप मीडिया से हैं, मैं देखिए, एक कल्चर है और चीज़ों को क्या है कि थोड़ा एम्पलीफाई किया भी जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। उन्होंने जिस शालीनता से बात की, कोई कंप्लेंट नहीं था, और उसी तरह से जब हमने उनसे बात की, हमारा संवाद हुआ, और वो कोई ऐसी समस्या थी ही नहीं। और देखिए, जब इतनी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े ट्रांसफ़र होते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें कई बार बीच में रह ही जाती हैं। और
मेरे संबंध उनसे और हमारे आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। अब तो अगली जनरेशन है, या। उनके भी संबंध अच्छे हैं। क्या आप अभी केस किंग की जर्नी को जब आप देखते हैं, जब आपने छोड़ा और जर्नी से आप खुश हैं? क्योंकि आपका बेबी था ब्रांड, आपका आपने ऐसे सहेज के बनाया था। आर यू हैप्पी विद द ग्रोथ व्हिच केस किंग हैज डन इट? हाँ, नहीं बिल्कुल पूरा जस्टिस हुआ है। देखिए, आज ब्रांड पहले से बड़ा हुआ है, पहले से ग्रूम हुआ है और वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आने चाहिए वो सब आए हैं और हम बड़े प्राउड से आज भी कभी कोई हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं तो हम तो मार्केट से लेके भी उसमें रखते हैं। आपने लोगों को बताया कि न्यूज़ चैनल भी ब्रांड बिल्डिंग में किस तरीके से काम आ सकते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ब्रांड ओनर्स और इंटरप्रेन्योर जो देख रहे हैं, आपके छोटे एसएमईज देख रहे हैं, कि एडवर्टाइजिंग में न्यूज़ चैनल्स का क्या योगदान है आपके हिसाब से? देखिए, ये आपका स्ट्रेटजी का पार्ट है। अ, अगर हम बात करें तो न्यूज़ जॉनर जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, क्योंकि हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट्स समझाने वाली होती हैं जो कि प्रोडक्ट, एक तो होता है आपने सिर्फ हैमर किया और एक ब्रांड बिल्ड करना है, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लोगों को याद दिलाना है। एक है आपको उस ब्रांड की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों है और लॉजिकली आपको ऑडियंस को बताना है और आपने उन्हें एडुकेट करना है। तो उसके लिए हमने पहले जैसे न्यूज़ मीडियम में हमने न्यूज़पेपर का हमने सहारा लिया। तो वो ऑडियंस, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो उस ज़ोनर में उस टाइम ज़्यादा थे, बट कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे जो उस इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट नहीं करते, जीसी में जाने चाहिए थे। बट फिर भी मेरा बिलीव ये था कि जीसी में आपको 10 बार दिखने की बजाय अगर आप न्यूज़ जर्नल में 100 बार दिखते हैं, तो वो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है कि उसमें रिकॉल रहती है और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो को ये चीज़ जो है वो फ़ेवर करती है। जैसा कि लोगों ने अपने घरों में ऑफिस बना रखा है, आपने ऑफिस में ही घर बना लिया है, तो हम ये चाहते हैं आपके ऑफिस वाले घर की आप एक जर्नी जरूर आपके साथ करना चाहेंगे। आइए। हाँ जी, हाँ जी, श्योर, श्योर। आप यंग टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं और आपने रिसेंटली वाउलर में भी इन्वेस्ट किया है, तो ये आप क्या पर्पस है कि आप यंग टैलेंट को प्रमोट करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी, आप और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये हमारा बडिंग एंटरप्रेन्योर है, अपकमिंग जनरेशंस हैं, दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, दे नो दिस वर्ल्ड बेटर देन अस। तो आज का जनरेशन को, आज के यूथ को जो प्रोडक्ट बेचने हैं, जिन सोशल हैंडल्स पे, जिन टेक प्लेटफॉर्म्स पे वो इन्वेस्टेड हैं, अपना स्किल इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है और एज एन इन्वेस्टर मैं वहाँ इन्वेस्ट भी करता हूँ, उन्हें इनकरेज भी करता हूँ और जहाँ पर उन्हें हमारी हेल्प चाहिए, जहाँ पर उन्हें हमारा विजडम चाहिए, वो भी शेयर करता हूँ। वाह! अब बात करते हैं कि यंग टैलेंट से निकल के आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ में थोड़ा झाँकना चाहता हूँ मैं अंदर आके। अब मैं कैसे झाँकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से मुझे काफ़ी वॉव फीलिंग आई, क्योंकि आपने अपनी सक्सेस का श्रेय अपने पेरेंट्स के अलावा हमेशा अपनी वाइफ को भी दिया, सारा जी को। और लोग कहते हैं कि ना आप किसी महिला से एक बार प्यार में आ सकते हैं, आपने दूसरी बार भी आए, आपने वापस शादी करी 2015 में। इसके पीछे का क्या है कि आप यू वांटेड टू रिन्यू योर वॉव, क्या है ये, आप जरा प्लीज बताएं। अब इसका जो जवाब है मैं ऐसे देता हूँ कि मुझे लगता है कि जो मैरिज एक बड़ा ज़बरदस्त सोशल अरेंजमेंट है और आप महसूस करते हैं उस जर्नी को, उन वॉल्स को, उन कमिटमेंट्स को और आपके सराउंडिंग, देखिए आप जब हैप्पी रहना चाहते हैं तो आपके आसपास के लोग वो आपको पॉजिटिविटी देंगे, आपको एनर्जी देंगे, आप दोबारा से उन चीज़ों को, उस टाइम से, उस अरोमा से, उनसे अगर आप दोबारा निकल के आने की पॉसिबिलिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर पाएँ, आप उतना वैल्यू इन्वेस्ट कर पाएँ और दूसरा आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके साथ आपकी जर्नी को एक्नॉलेज करें, एनकरेज करें और आपकी खुशी में खुश हों, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर डील है एंड आई एम अ गुड बिजनेसमैन। अब मैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब दीवन भी बड़ा हो रहा है, एजुकेशन ले रहा है, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में इंटरेस्टेड है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में सारे ब्रांड ओनर्स के लिए यही है। हाँ, देखिए मैं उन पे किसी तरह का ना प्रेशर डालता हूँ, ना उनसे कोई ऐसी बात करता हूँ। मैं उन्हें सिर्फ ये बोलता हूँ कि इन्वेस्ट योर टाइम मीनिंगफुली।
आपको ज़िंदगी में जो जो चीज़ें करनी है, जो आप जहाँ जाना चाहते हैं, आई एम देयर, आप मुझसे बात कीजिए। नहीं करना चाहते, जो आपको कैपेबल लगता है, आप उनसे बात कीजिए। हम लगते हैं, हमसे बात कीजिए। बट जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए, क्राफ्ट कीजिए। और मैंने सीधी सी एक बात बताई आपको कि देखिए, अगर आप किसी को गिरने का मौका नहीं देंगे तो उसे संभलना नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जिसे आप संभलने देना जाना चाहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा गिरने का मौका ज़रूर दीजिए। आप आज के जो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं और जो पुराने ब्रांड ओनर्स भी हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मेरी भी ट्रैवलिंग होती है बहुत, सबका यही आता है कि मुझे डॉक्टर जुनेजा जैसा बनना है, मुझे भी इतने ब्रांड्स खड़े करने हैं। आप उन सबों के लिए क्या मैसेज दे के जाना चाहेंगे आज, जो आपको सुन रहे हैं लोग? हाँ जी। सो देखिए, मुझे ये लगता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ द लिस्ट्स, वन इज डूज, वन इज डोंट्स। तो मुझे लगता है कि डोंट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करें से बेहतर और ज़रूरी ये भी है कि क्या ना करें। क्या ना करें? तो इन दोनों पे अगर आप मुझसे मेरे विचार जानना चाहें तो पहले करने पे बताऊंगा। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानें, अपनी नेक पहचानें, अपनी वीकनेस पहचानें और आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले Strength पे करें। वेरी ट्रू। छोटे से शुरू करें, पहले कदम से शुरू करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, भागे मत, चलना सीखें। चलते चलते भागना आएगा, भागने के बाद उड़ना भी आएगा। एक आप लिखने का शौक रखते हैं, आप अच्छे कवि भी हैं, इन केस मैं कहूँ, तो आप कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल बताएं तो बड़ा मजा आएगा आपके संग्रहालय से। वो पा ही लेते हैं, वो पा ही लेते हैं अपने सपनों की मंजिल जिनके इरादों में जान होती है। जान होती है। वो पा ही लेते हैं अपने सपनों की मंजिल जिनके इरादों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। वाओ, वेरी वेरी वेल सेड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुनेजा, आपसे मुलाकात करके बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन गेम चेंजर्स विद एमजे। थैंक यू वेरी मच।